चलो जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आगे बढ़ाया जाए और हेडिंग है अपनी बच्चों थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम लोग फर्स्ट लॉ कर चुके हैं, हम लोग सेकंड लॉ कर चुके हैं, हम लोग आई गेस जीरोथ लॉ भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस किया नहीं किया, आज कर देंगे, कोई बात नहीं। पहले थर्ड लॉ खत्म करते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था कि थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ देने के बाद इनको याद आया कि एक बेसिक बात तो पता नहीं भूल गए, तो उन्होंने क्या किया कि उसको जीरोथ लॉ बना दिया। तो कर लेंगे, पहले इसको खत्म करते हैं एक बार, ठीक है। जीरोथ लॉ कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं उसकी। तो ऐसा है कि सबसे पहले क्या है अपने पास, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें लिखो एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्टली क्रिस्टलाइन सिस्टम या एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्टली क्रिस्टलाइन एलिमेंट crystalline element or compound approaches zero when temperature approaches absolute zero. When temperature approaches एब्सोल्यूट जीरो। इसको लिखो एक बार फटाफट से। एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्टली क्रिस्टलाइन एलिमेंट और कंपाउंड अप्रोचेज जीरो व्हेन टेम्परेचर अप्रोचेज एब्सोल्यूट जीरो। एंट्रोपी क्या थी? डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। जितनी ज्यादा रैंडमनेस उतनी ज्यादा एंट्रोपी। अब वो ये कह रहा है कि अगर आपका टेम्परेचर 0 केल्विन है तो एंट्रोपी आपकी 0 है, सब कुछ एकदम फिक्स हो गया है, कोई भी मॉलिक्यूल अब हिलेगा नहीं, ऐसा थर्मोडायनेमिक्स की थ्योरी कहती है। बोलो यस और नो। अगर 0 केल्विन टेम्परेचर है, मतलब -273 डिग्री सेल्सियस है, तो कोई भी मॉलिक्यूल हो उसके अंदर अब रैंडमनेस नहीं है। किसी भी मॉलिक्यूल में रैंडमनेस नहीं है, बिल्कुल एकदम। रैंडमनेस का मतलब कोई वाइब्रेशन, कोई ओरिएंटेशन, कुछ नहीं है, ठीक है। वैसे ऐसा होता नहीं, पर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा है। मतलब ये एक जनरल बात आपको बता रही है। जनरल का मतलब जो ज्यादातर जगह पे अप्लाई हो रही है, राइट। कुछ मॉलिक्यूल हैं जिसके अंदर कुछ कुछ ओरिएंटेशन के कारण एंट्रोपी होती है, पर हम यही पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स हमें यही कहती है। अब बोलो क्या कह रहे हो। 0 केल्विन टेम्परेचर पर एंट्रोपी आपकी शून्य हो जाएगी, ठीक है। एट एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो लिखा हुआ मैंने कहीं, इसको कह लो 0 केल्विन टेम्परेचर। एंट्रोपी क्या हो जाएगी आपकी? 0, ठीक है। आगे लिख लो, चलो। देयर इज ओनली वन प्रेफर्ड ओरिएंटेशन एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर पर केवल और केवल एक ही ओरिएंटेशन रहेगी, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। एंड काइनेटिक एनर्जी इज 0 एंड एंट्रोपी विल बी 0। ये तो पता है काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आपका टेम्परेचर 0 हो गया तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई? 0 हो गई, और उसी के साथ आपकी एंट्रोपी भी क्या हो गई? 0 हो गई। तो ये क्या था बच्चों? थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये फंडा क्लियर हो गया। अब हेडिंग बना लो, एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
एप्लीकेशन के अंदर पहली एप्लीकेशन क्या होगी, एंट्रोपी को फाइंड करना होगा। टू डिटरमाइन एब्सोल्यूट एंट्रोपी, टू डिटरमाइन absolute entropy, to determine absolute entropy of a substance at a temperature of a substance at a temperature at constant pressure। देखो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स आज स्टार्ट किया है हमने, और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है कि 0 केल्विन पर एंट्रोपी भी आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब एप्लीकेशन के अंदर अब तक हम एंट्रोपी में चेंज फाइंड आउट करते आए हैं, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट एंट्रोपी की वैल्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब तक हम क्या फाइंड आउट करते आए हैं, डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी। अब हम इसकी मदद से, इस डेफिनेशन की मदद से, आपको ये डेफिनेशन कहाँ से पैदा कर दी है, हम इस बात को प्रूफ नहीं कर सकते हैं कि ये कैसे पैदा हुई है। ये जब अप्लाई करी गई बहुत सारी जगह पे तो सही आ रही थी, इसलिए हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को ट्रू मान रहे हैं। ठीक है ना, चलो तो अब आगे अगर मैं बढ़ूंगा तो इसके बाद एक ग्राफ प्लॉट कर लो, फटाफट से लिखते जाओ बेटा, जल्दी करो। एंट्रोपी और टेम्परेचर का मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ, जिसकी मदद से हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। किसकी, एंट्रोपी की। कुछ नहीं है, कुछ फॉर्मूले बनेंगे, उनको आपको ध्यान रखना है, पुरानी कुछ बातों का यूज़ करना है और नई बातें भी साथ साथ कुछ सीखते जानी है। हाँ बस ठीक है, इसके बाद एक गिब्स फ्री एनर्जी का टॉपिक है, बस फिर एंट्रोपी करवाएंगे, जल्दी हो देख, उसके बाद साथ साथ ही पढ़ लेंगे, ज़्यादा नहीं है वो, खींच देंगे मीटर उसका। ठीक है, पहले ये देख लो। ठीक है, इधर देखो, ये आपकी एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, टेम्परेचर किस में ले रहा हूँ मैं, केल्विन में ले रहा हूँ। एब्सोल्यूट वाली एस लिखा है ना, तो मतलब क्या होने वाली है, एब्सोल्यूट होने वाली है। अब इधर देख लो, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से हो रहा है प्लॉट। ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से, थोड़ा कर्व सा जाता है ऐसे हल्का सा, ठीक है, पर कुछ जाएगा इसी तरीके से ना। इस पॉइंट को ए कह लेता हूँ, इस पॉइंट को बी, सी डी ई एफ, समझते जाना। कोई तुम साथ मत बैठो, भव्य लास्ट बेंच पे पहुंच जा, जल्दी कर जल्दी। इधर देखो, ये 0 है, ये मैं कह रहा हूँ मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट को MP लिख दिया। ये मेरा वेपराइजेशन हो रही है, ये मेरा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट को क्या लिख देता हूँ बेटा, BP लिख देता हूँ। और ये मेरा फाइनल टेम्परेचर, जहाँ तक मैंने अपनी कहानी को खींच दिया है, ये मेरा वो वाला टेम्परेचर है। तो आप ऐसे समझ लो, आप ऐसे समझ लो दोस्तों कि ये 0 केल्विन से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, T केल्विन तक जा रहा है। और क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आपका जो सॉलिड सब्सटेंस होगा वो इस पॉइंट पे मेल्ट करना शुरू किया। आपका सॉलिड सब्सटेंस इस पॉइंट पे मेल्ट करना शुरू किया, तो मैंने उस पॉइंट को क्या दे दिया बेटा, मेल्टिंग पॉइंट दे दिया। जब तक सॉलिड पूरा नहीं मेल्ट कर जाता तब तक ये टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। आई रिपीट, जब तक सॉलिड पूरा मेल्ट नहीं कर जाता तब तक ये टेम्परेचर चेंज नहीं होता। अब आगे अगर मैं बढ़ूंगा तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा। अब लिक्विड से आप किसकी ट्रांजिशन की ओर जा रहे हो, गैस की ट्रांजिशन की ओर जा रहे हो। यहाँ पे जो है आपका लिक्विड जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, आप लोगों का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। अब ये जो लिक्विड है जब तक पूरा बॉयल नहीं हो जाता तब तक टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, और टेम्परेचर यहाँ से फिर बढ़ना आपका चालू होगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों, दो जगह पर BC प्रोसेस पे और DE प्रोसेस पे टेम्परेचर का चेंज नहीं हो रहा है, जबकि A से B जाने में, C से D जाने में और E से F जाने में टेम्परेचर का चेंज हो रहा है। क्या आप मेरी बातों को पकड़ पा रहे हो? अब मैं इसके द्वारा एंट्रोपी निकालूंगा और कुछ प्रोसेस लिखूंगा। तो सबसे पहले तो मैं
अगर आपसे पूछूं आज तक हम क्या करते आए हैं, तो आप कहो सर आज तक तो हम डेल्टा एस निकालते आए हैं। तो सर इस बार भी एक बार डेल्टा एस निकाल के देखें तो डेल्टा एस टोटल मतलब S2 माइनस S1, राइट और रॉन्ग बोलो। मतलब क्या बेटा, S2 माइनस S मतलब एंट्रोपी टी टेम्परेचर पे माइनस एंट्रोपी जहां से स्टार्ट करी थी 0 केल्विन पे, बोलो यस और नो। और अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ एंट्रोपी एट 0 केल्विन इज 0, किसके अकॉर्डिंग बेटा, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, है ना। अरे यही तो पढ़ा है थर्ड लॉ ने। अब केवल और केवल डेल्टा एस टोटल किसके बराबर रह गया, एब्सोल्यूट टोटल के बराबर रह गया, बोलो यस और नो। मतलब एब्सोल्यूट टोटल निकालनी हो तो मैं डेल्टा एस की मदद से निकाल सकता हूं। अच्छा डेल्टा एस कैसे निकालोगे, डेल्टा एस का मतलब आप लोग ए बी प्रोसेस के लिए डेल्टा एस का इस्तेमाल करोगे। मतलब कहने का डेल्टा एस टोटल कैसे निकालोगे, डेल्टा एस ए बी प्लस डेल्टा एस बी सी प्लस डेल्टा एस सी डी प्लस डेल्टा एस ई डी प्लस डेल्टा एस ई एफ, बोलो यस और नो। ये प्रोसेस का डेल्टा एस निकालना पड़ेगा। अब डेल्टा एस की अगर मैं बात करूंगा बेटा सबसे पहले, तो डेल्टा एस का फॉर्मूला आपको मैं याद दिला देता हूं। डेल्टा एस का फॉर्मूला था क्यू बाई टी, यस और नो। अरे क्यू बाई टी था कि नहीं था, था। और फिर मैंने आपको बोला था एट कांस्टेंट प्रेशर हो तो डेल्टा पी क्यू पी किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एच के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। ये तो हम सीखते आ रहे हैं, क्यू पी इज इक्वल टू क्या, डेल्टा एच। और डेल्टा एच का फॉर्मूला अगर मैं आपको याद दिलाऊं दोस्तों तो एन सी पी डेल्टा टी, अरे बोलो यस और नो। ये डेल्टा एच का फॉर्मूला है, ये क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा एच है, बोलो यस और नो। अरे ये बातें पता है ना सारी, ये पुरानी बातें हैं। अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि मैं अगर ए बी निकालूंगा तो डेल्टा एस ए बी किस फॉर्मूले से निकालूंगा। क्या मैं डेल्टा एस ए बी के लिए, देखो इसमें क्या हो रहा है, एन सी पी डी टी लिख देते हैं इसको, डिवाइडेड बाई टी, और टेम्परेचर 0 से टी मेल्टिंग पॉइंट। क्या मैं ये लिख सकता हूँ यस और नो, पहले बताओ भाई। मैं इस प्रोसेस के लिए ये बात लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस फार्मूलाज। आपको ये पता है ये बेसिक फार्मूला था सबसे, फिर उसके अगली बात हमने ये करी थी, और डेल्टा एच की वैल्यू डाल दें तो ये कहानी बन जाएगी, तो मैंने डायरेक्ट लिख दी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप ये बताओ आपका सॉलिड यहाँ पे मेल्ट हो रहा है, अरे बीसी प्रोसेस में मेल्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो सॉलिड से लिक्विड के ट्रांजिशन को आप क्या बुलाते हो, फ्यूजन बुलाते हो। तो मैं इस प्रोसेस के लिए बीसी के लिए डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन टी लिख सकता हूं। मैंने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया। आप बोलो सर आपने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां पे टेम्परेचर चेंज हो रहा था इस प्रोसेस के दौरान, जबकि इस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर क्या है, फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा। तो मैं ये डायरेक्ट ये इस्तेमाल कर सकता हूं, बोलो यस और नो। क्योंकि चेंज नहीं हो रहा तो मेरे को इंटीग्रेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बोलो यस और नो। अगर चेंज होता तो करता मैं, है ना, जैसे मैं CD प्रोसेस के लिए करूंगा। हाँ कर रहे हैं थोड़े से, ये थोड़े से कर्वी हैं, मतलब एकदम सीधी लाइनें नहीं है, ठीक है। चलो देखो अगर मैं बात करूं CD, तो CD क्या हो रहा है आप लोगों का, अगेन ये हो जाएगा। अच्छा ये CP जो है ये वाला यहाँ पे अभी सॉलिड था, इसको सॉलिड मेंशन कर लेता हूँ, S का मतलब सॉलिड है। आप टेंशन मत लो ज़्यादा, ठीक है, बस ये भरना आना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि मैं कौन से प्रोसेस पे हूँ, CD पे हूँ, तो T मेल्टिंग पॉइंट से लेकर के T बॉइलिंग पॉइंट तक चेंज हो रहा है टेम्परेचर, और N CP dt बाई टी, पर CP क्या होगा इस बार, लिक्विड होगा, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड था पूरा और ये लिक्विड गैस में बदल रहा है। यहाँ पे लिक्विड था ना पूरा, अरे बोलो CD प्रोसेस में लिक्विड था, तो मैं ये लिख सकता हूँ इस तरीके से। अब सुनो
ईडी प्रोसेस के लिए क्या लिखूंगा, ईडी प्रोसेस के लिए डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन टी, ठीक है। और एक और प्रोसेस रह गया, इंटीग्रेट कर देंगे टी बॉइलिंग पॉइंट से लेकर के टी तक, और क्या हो जाएगा फिर ये एनसीपी गैस dt बाई टी तक। क्या आपको ये फंडा क्लियर हो रहा है, यस और नो? बोलो बालकों, यस और नो? क्या आपको ये कहानी क्लियर हो रही है क्या नहीं हो रही? तो आपको बस मैं ये बता रहा हूं कि आप वाया दिस क्या निकाल सकते हो, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी। तो हमने थर्ड लॉ की मदद से एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी निकालना भी सीखा। क्या आप समझ पा रहे हो? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट यार, ठीक है। थर्ड लॉ को यहाँ इस्तेमाल करके इसको हटा दिया तो एब्सोल्यूट ही बच गई। इसको नोट कर लो, करो नोट करो जल्दी। न्यूमेरिकल बताऊंगा अभी कैसे आते हैं, एक और बात छोटी सी बताएंगे। डन, हटा दो बच्चों, नोट कर रहे हो? सब लोग नोट कर रहे हो अभी? श्योर है? डन। चलो देखो, ऊपर वाला हटा रहा हूं एक बार। अगली एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन द एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन। टू डिटरमाइन द एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन। तो एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन को मेंशन कर लो डेल्टा एस आर से, और डेल्टा एस आर का फॉर्मूला लिख लो समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट्स। इसको लगा के मेरे को आपको बताना पड़ेगा। फॉर सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है ए प्लस बी गिव सी प्लस डी, ठीक है। अब मेरे को डेल्टा एस आर निकालना है और मेरे पास वैल्यू गिवन होंगी ये प्रोडक्ट की। मतलब अगर एंट्रोपी ऑफ सी मेरे पास गिवन है तो उसको मैं मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, सी से, प्लस एंट्रोपी ऑफ डी अगर मुझे गिवन है तो उसको मल्टीप्लाई इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से कर दूंगा। तो ये हो गया एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स, समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट हो गया। बीच में क्या लगाऊंगा, माइनस। अगर मुझे एंट्रोपी ए की गिवन है तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ए से। अगर मुझे एंट्रोपी बी की गिवन है उसको मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, बी से। क्या आपको ये फंडा क्लियर हो गया, यस और नो? तो इस तरीके से। अच्छा, ये कैसे निकालोगे, ये एब्सोल्यूट एंट्रोपी है, ये आपको गिवन होगी क्वेश्चन में। अच्छा, गिवन होगी, साथ में ये निकाली कैसी होगी, इस तरीके से ये निकाली होगी इंडिविजुअल वैल्यूज, ठीक है भाई। पिछला लॉ निकालते हो उन्होंने निकाली होगी, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें जस्ट इनकी वैल्यूज गिवन होंगी, हमें प्लस माइनस करके ये निकाल लेना। ये फॉर्मूला आ सकता है पर कम चांस है, इसमें आपको ये सारी वैल्यूज गिवन होंगी। सीपी गिवन होगा सॉलिड का, ये गिवन होगा, है ना, ये फ्यूजन गिवन होगा, ये सब गिवन होगा। हाँ
बहुत सारा डाटा चाहिए रहेगा, बस आप बस इसको एज एन एप्लीकेशन के तौर पे ध्यान रख लो, ठीक है? कोई दिक्कत? इसमें लिख लो वेयर SA, SB, SC and SD are molar entropies of A, B, C and D रेस्पेक्टिवली, ठीक है? नोट करते रहो बेटा, नोट करते रहो, रिटर्न तो खींचते चलो काम अपना। मैं अभी आपको एक न्यूमेरिकल दे दूँ, चलो जो ऊपर करवाया सर थोड़ा सा और समझाओ, थोड़ा सा और समझाने के लिए एक न्यूमेरिकल देना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिएक्शन गिवन है, N2 गैस प्लस थ्राइस H2 गैस गिव्स ट्वाइस NH3, ठीक है? और सर आपको गिवन है मोलर एंट्रोपीज N2 की, मोलर एंट्रोपी H2 की और मोलर एंट्रोपी NH3 की, और सर इनकी वैल्यूज़ कुछ इस तरीके से गिवन है 150, 100, 200, और यूनिट जो है वो आपको पता ही है जूल पर केल्विन, और मोलर है तो पर मोल, ठीक है? जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स कर लो, -50 आ गया, सही आ रहा है बिल्कुल। फाइंड द एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन, वेरी इजी है ना? क्या कह रहा है भव्य? आजा, अब तूने कोई कहानी करी अगर आगे आके तो तेरी कहानी तो मैं बना दूंगा। बहुत आगे आ गया तू, इधर आजा शोरे के पास, हाँ यहाँ बैठ जा, ये ठीक है। अबे 50 आ गया, माइनस के साइन के साथ तो बता दो, कुछ तो ढंग से देख लो, बताओ आंसर कितना आ रहा है इसका तो बता दो यार, ये तो छोटू क्वेश्चन है यार। अच्छे देंगे यार, ये तो बस ये बताने के लिए है, आप अभी लॉ चल रहा है, ठीक है? हटा दे बच्चों, इसके बाद एक थ्योरी, बस आपको मैं एक थ्योरी बता रहा हूँ। अर्जुन कैसे किया बेटा? ये NH3 की वैल्यू को 200 से मल्टीप्लाई कर दे, माइनस कर दे, 3 × 100 कर दे, और फिर माइनस कर दे 150 कर दे, तो 400 माइनस 300 माइनस 150 माइनस 50 जूल केल्विन इनवर्स। ये देखो कुछ नहीं था, जस्ट आपको पता होना चाहिए, छोटी सी बात। शाश्वत क्लियर हो गया बेटा? हटा देते हैं इसको। अच्छा देखो, आपको याद है कि मैंने आपको एक बात बताई थी अभी पीछे बात ये बताई थी कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है? क्या होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? जो कि अपने आप हो जाता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है बेटा? जो कि अपने आप हो जाता है, मतलब फॉरवर्ड जाती हुई रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलेंगे, यस और नो? फिर एक और बात बोली थी कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस जो रहेंगे, ऑल द नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल। बोला था कि नहीं बोला था? बोलो, बोला था। और आपको याद होगा मैंने आपको ये भी बोला था कि डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0। वैसे आज ही आप पढ़ोगे आगे चल के, ठीक है, कि डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो प्रोसेस आपका क्या हो जाएगा बेटा? प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ठीक है? इस बात को मैं आपको एक फॉर्मूले के थ्रू रिलेट करवाऊंगा, पर आपको ये बात पहले से पता रहनी चाहिए। तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी और हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये ठीक है? अब मेरी बात सुनो, अब मैं ना कंडीशन निकालना चाह रहा हूँ कि मुझे अब तक क्या क्या पता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कब कब हो सकता है।
ठीक है। तो देखो दो बातें कर रहा हूँ मैं अभी सीधा आपके सामने। एक तो इंथैल्पी पे बात आ जाती है, जनरल बात आ जाती है। केमिस्ट्री में जनरल बात ये है कि अगर कभी भी एनर्जी कम हो रही है तो आप स्टेबिलिटी की ओर जा रहे हो, अगर कभी भी एनर्जी रिलीज हो रही है तो आप किसकी तरफ जा रहे हो, स्टेबिलिटी की। भाई एक सिस्टम ए है और एक सिस्टम सी है, अगर सिस्टम ए की एनर्जी ज्यादा है और वो सिस्टम सी पे पहुंच रहा है और सी की एनर्जी कम है, तो ऐसी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होंगी, ऐसी रिएक्शन हो जाएंगी। तो वो सारी रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है, जिसमें डेल्टा एच की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है, वो रिएक्शन कैसी होती हैं, स्पॉन्टेनियस होती हैं। ये बहुत बेसिक सी बात मैंने आपके साथ शेयर करी है, ठीक है। एक बात, पर इसमें लिमिटेशन है। अब जैसे कंबशन की रिएक्शन है, आपको पता है सारी कंबशन की रिएक्शन में डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है बच्चों, नेगेटिव होती है कि नहीं होती है, पहले बताओ, बोलो यार, होती है। अब बात सुनना, क्या आपको ऐसी रिएक्शन पता है जिसमें डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है? बिल्कुल पता है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अरे बोलो, एंडोथर्मिक का मतलब हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब। तो अकॉर्डिंग टू द स्पॉन्टेनिटी वाला जो थ्योरी है जो मैंने अब आपको दी है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तब होगी जब हीट इवॉल्व होगी, तो जब हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो स्पॉन्टेनियस होनी नहीं चाहिए। अरे बोलो यस और नो, क्या एंडोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होती हैं? क्या होती नहीं है? होती हैं, बिल्कुल होती हैं। तो अकेला इंथैल्पी का फैक्टर जस्टिफाई नहीं कर पाएगा स्पॉन्टेनिटी को, कि तुम बोलो कि इंथैल्पी जो है, हीट जो है वो रिलीज हो रही है, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है तो ही स्पॉन्टेनियस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो अकेला इंथैल्पी का फैक्टर सारी बातें नहीं बता सकता। पर क्या एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि इंथैल्पी की वैल्यू से आप स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है बता सकते हो? बता सकते हो, जब डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो। एक क्राइटेरिया। दूसरा, एंट्रोपी। जब एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो है तो प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस। ये अभी हमारी बात हुई है, अरे बोलो हुई है नहीं हुई है, रिसेंट टाइम्स में ये बात हुई है। और जब एंट्रोपी लेस देन जीरो तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी हमारी, नॉन स्पॉन्टेनियस। इस बात को मैं अभी दोबारा से भी लाऊंगा, आप अभी याद कर लो। एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो हो तो प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस। एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो हो तो नॉन स्पॉन्टेनियस। अब एंट्रोपी इज ऑल्सो नॉट द एलोन फैक्टर टू डेटरमाइन क्या, टू डेटरमाइन स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस। ये ठीक है भाई? एक बात बताओ, आप लोग H2O गैस को कंडेंस करके H2O लिक्विड, ये प्रोसेस होता है कि नहीं होता है? ये भी एग्जिस्टिंग प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए तो एंट्रोपी कम हो रही है, फिर ये क्यों हो रही है? इसका मतलब ये वाला जो प्रोसेस है वो एंट्रोपी ड्राइवन नहीं है, वो इंथैल्पी टाइप ड्राइवन या कुछ और फैक्टर होगा इसमें। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्पॉन्टेनिटी का ना तो इंथैल्पी अकेला फैक्टर है, ना ही आप लोगों का एंट्रोपी अकेला फैक्टर है। तो कैसे देखें कि प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस है कि स्पॉन्टेनियस नहीं है? इसके लिए एक नई हमको थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, और उस थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी का नाम है गिब्स फंक्शन और गिब्स एनर्जी। ये देखने के लिए कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एक गिब्स एनर्जी एक ऑल्टरनेटिंग सॉल्यूशन की तरह निकल के आता है हमारे पास, जो कि इन सब वैल्यूज को कंसीडर कर लेगा, इंथैल्पी को भी कंसीडर कर लेगा, एंट्रोपी वाले फैक्टर को भी कंसीडर कर देगा, और मिला जुला के बताएगा कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? ओए सीधा बैठ जा, गिब्स हेडिंग डालो, गिब्स फंक्शन और गिब्स एनर्जी। गिब्स फंक्शन और गिब्स एनर्जी, it is represented by G, it is also known as Gibbs free energy,
ऑल्सो नोन एज गिब्स फ्री एनर्जी। इट इज ए स्टेट फंक्शन, ये एक स्टेट फंक्शन है। इट इज ए स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन कौन से होते हैं? जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं। चेंज इन गिब्स एनर्जी, चेंज इन गिब्स एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट pressure, change in Gibbs energy at constant pressure and temperature establishes an alternate criteria of spontaneity an alternate criteria of spontaneity, ठीक है, और फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस और अ रिएक्शन। और फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस और अ रिएक्शन, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते रहेंगे। ये सारी बातें मैं कर चुका हूँ। इट इज़ अ थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, सिस्टम की थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी है। सारी बातें लिखते जाएंगे इसके बारे में। गिब्स फ्री एनर्जी, इसकी डेफिनेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से देंगे एक। हाँ, ये तो खत्म हो। G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है बेटा G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। और आपको पता है हम थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ को एब्सोल्यूट वैल्यू उनकी नहीं निकाल रहे होते हैं, हम उनमें चेंज निकाल रहे होते हैं। तो इसके चेंज के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। dg हो जाएगा, ये dh हो जाएगा, माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। समझ रहे हो ना? टी डॉट एस का डिफ्रेंसिएशन, टी सेम एस का डिफ्रेंसिएशन प्लस एस सेम टी का डिफ्रेंसिएशन। ये तो फिजिक्स में काफ़ी बार आप लोग कर चुके हो। बोलो यस और नो। ना डेल्टा बड़े चेंज के लिए इंटीग्रेट कर देंगे तो डेल्टा आ जाएगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, डेल्टा ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर स्मॉल चेंज अभी डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग एक बार, ठीक है। अब देखो सुनो, एट कांस्टेंट, हमें सारी बातें किस पे करनी है? एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पर। देयरफॉर dt तो क्या हो जाएगा? चला जीरो। ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। तो dg क्या हो जाएगा? dh माइनस टी डी एस। अब इसी के आगे डेल्टा डेल्टा लगा देंगे हम बस। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। आप मान के चलो, यहीं लिख देता हूँ मैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी, ये फॉर्मूला बन जाएगा आप लोग का। एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, इसने इंथैल्पी को और एंट्रोपी को कंसीडर कर लिया है। अब डेल्टा जी और स्पॉन्टेनिटी का क्या रिलेशन है, ये धीरे धीरे अभी आपको समझाऊंगा मैं, ठीक है। अभी यहाँ तक पहुँच गए, एक रिलेशनशिप आ गया, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, डिफरेंशिएट किया और डायरेक्ट फॉर्मूला बना दिया, ठीक है। जा चला जा। चलो बच्चों देखते रहो, नोट कर लो। नहीं, मैं मतलब ऐसा है कि एक चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रही ना, अभी वही बात हम सीख रहे हैं, ठीक है। देख, रिएक्शन अगर हो गया तो स्पॉन्टेनियस ही है, मतलब रिएक्शन अगर करा ही दिया तूने
तो स्पॉन्टेनियस है, मतलब तेरा क्वेश्चन मैं इंटरप्ट कर दूंगा थोड़ा सा, ठीक है? समझा कि नहीं समझा? तूने बोला कि हो गया, अरे तो हो गया भाई, स्पॉन्टेनियस हो गई है, ठीक है? वो पहले प्रश्न उठता है, जब तक नहीं होता तब तक होता है स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, ठीक है? चलो देखो, ठीक है, आगे बढ़े भाई, सुनते रहना ध्यान से। देखो इसी को ही उठाऊंगा मैं दोबारा से। ये जो डीजी निकाला है ये आपने कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे निकाला है, और किसके लिए बात हो रही है? सिस्टम के लिए बात हो रही है। और ये जो डी एच है आप लोगों का, ये भी किसका आपको लेना पड़ेगा? सिस्टम का लेना पड़ेगा। और माइनस टी डी एस, ये भी किसका लेना पड़ेगा आपको? सिस्टम का लेना पड़ेगा, ठीक है? अब आप एक बात देखो कि आप डी एच को क्या लिख सकते हो? एट कांस्टेंट प्रेशर पे डी एच को क्या लिख सकते हो? आज ही तो बताया है। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बोलो। सुनते रहना बच्चों, बात सुनते रहना, बड़ी कमाल की बात यहाँ से होने वाली है, बहुत ही धमाल होने वाला है। क्या आप कांस्टेंट प्रेशर पे डीएच को क्यूपी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? बोलो यस और नो। लिख सकते हो ना? और आप लोगों को पता है ना, ये बात पहले से पता है ना कि जो आप लोगों का डेल्टा एस सराउंडिंग होता है, डेल्टा एस सराउंडिंग होता है, वो आपका क्यूपी बाई टी होता है, पर इसको हम माइनस क्यूपी सिस्टम बाय टी भी लिखते हैं। अरे ये लास्ट क्लास में बात हो रखी है, पहले से पता है ये, वी ऑलरेडी नो दैट, कि जो हीट सिस्टम रिलीज करेगा वही सराउंडिंग एब्जॉर्ब करेगा। तो मैं इसको जो है वो इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको मैं डी एस सराउंडिंग मान लेता हूँ। डी एस सराउंडिंग इन दोनों को मैं यहाँ पे डाल दूंगा। आप देखो ना एक बार, चलो अभी पूरा ही करता हूँ मैं ना। सुनो, मैं दोबारा से इसको लिख रहा हूँ, डी एस सराउंडिंग इक्वल टू माइनस क्यूपी सिस्टम अपॉन टी, और यहाँ से मैं क्यूपी सिस्टम निकाल रहा हूँ, माइनस टी डी एस सराउंडिंग हो जाएगा। ओए सीधा हो, सीधा हो, क्या कर रहा है तू? बेटा अगर ड्राइविंग करते हुए आंख लग गई ना तो ज़िंदगी चली जाती है लोगों की पूरी, और 2-4 की और ले जाता है वो। ऐसे ही पढ़ाई है, पढ़ाई करते करते आंख लग गई ना तो टॉपिक ही लग जाएगी, और टॉपिक तेरी लगा देगा पता नहीं कब। समझ रहे हो ना? तो ध्यान रखना हमेशा पढ़ते टाइम पे, कुछ भी हो जाए चाहे। इधर देखो, अबे टेप ना, रुक जा 1 मिनट, समझ ले पहले क्या बता रहा हूँ, फिर नोट कर लेना। सुनो, ये क्यूपी सिस्टम तक पहुँचा हूँ मैं। अब मैं इस क्यूपी सिस्टम को कहाँ डालने वाला हूँ? यहाँ डालने वाला हूँ। तो मतलब ये डीजी कमाल की बात हो जाएगी। अभी देखना, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे सिस्टम की बात हो रही है। ये क्यूपी सिस्टम की वैल्यू सराउंडिंग की टर्म्स में माइनस टी डी एस सराउंडिंग हो जाएगा, और प्लस ये, मतलब ये वाली बात को मैंने यहाँ डाल दिया। आप इसको 1 उसको 2 बना के पुट 2 in 1 भी कर सकते हो। माइनस टी डी एस सिस्टम हो जाएगा। ये क्लियर हो रहा है? अब मैं इसके अंदर से कॉमन क्या निकाल लूँ? माइनस टी कॉमन निकाल लूँ, तो ये क्या हो जाएगा? डी एस सराउंडिंग का प्लस डी एस सिस्टम का। तो आपको याद है बेटा, ये एक बार मेंस के पेपर में भी क्वेश्चन पूछ लिया था, डायरेक्टली टिक करना था कि आपका डीजी जो है सिस्टम के लिए वो किसके इक्वल है? तो माइनस टी डी एस टोटल के इक्वल है। आपको पता है डेल्टा एस टोटल इज डेल्टा एस सराउंडिंग प्लस डेल्टा एस सिस्टम। बोलो यस और नो। अरे डेल्टा एस टोटल इज डेल्टा एस सराउंडिंग प्लस डेल्टा एस सिस्टम, कितनी बार किया है ना? और सुन लो, और सुन लो, अब आपको ये पता है कि डेल्टा एस टोटल इक्वल टू डेल्टा एस सराउंडिंग प्लस डेल्टा एस सिस्टम इज ग्रेटर देन 0 था। किसके लिए? फॉर प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस। अरे बोलो यस और नो। आपने जो कंडीशन पढ़ी थी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0 स्पॉन्टेनियस होता है, वो डेल्टा एस टोटल होता है एक्चुअली। तो मैंने उस डेल्टा एस टोटल को यहाँ इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो अब मैं ये कह सकता हूँ एक फॉर्मूला आपका बन चुका है
डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस, आप ऐसे कह लो, ये आपको फॉर्मूला मिल चुका है, ठीक है। अरे बोलो यस और नो, ठीक है। अब क्या करोगे आप लोग, अगर एंट्रोपी की वैल्यू पॉजिटिव है, सोचो अगर एंट्रोपी इफ डेल्टा एस इज पॉजिटिव बेटा, देयरफॉर डेल्टा जी क्या हो जाएगा, ओ माय गॉड, क्या हो जाएगा, नेगेटिव। कहने का मतलब डेल्टा एस पॉजिटिव पे स्पॉन्टेनियस था, तो डेल्टा जी नेगेटिव पे क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। और अगर डेल्टा एस एस की वैल्यू नेगेटिव हो गई, तो ये टेम्परेचर तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो डेल्टा जी पॉजिटिव पे रिएक्शन कैसी हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। नहीं, टेम्परेचर फिजिबल नहीं है उससे, स्टडी नहीं हो पाई है अब तक, स्टडी नहीं हो पाई है ऐसे और नहीं पहुंच नहीं पाए, हाइपोथेटिकल चल रही है जीरो पे भी बात, ठीक है, ठीक है, तो मिनिमम वही मान लेते हैं। चलो ये आप समझे हो मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। अब मैं यहाँ से आपको कंक्लूजन कहना चाह रहा हूँ। ये जो कंक्लूजन मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो मैंने आपको कंक्लूजन डिराइव करवाया है, स्कूल में आपको यही बात सेम टू सेम डायरेक्ट बता देंगे कि अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस है, अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब मेरी बात सुन लो ध्यान से, हमने पूरा समझ लिया है, पर एट द एंड याद तो हमें कंक्लूजन रखने हैं इस चैप्टर में। तो कंक्लूजन क्या हो गया कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाती है, पॉजिटिव आ जाती है, तो फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है, और डेल्टा जी कभी नेगेटिव आ गया तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी नेगेटिव आ गया तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। क्या आपको बात क्लियर हो गई? पॉजिटिव आ गई तो नॉन स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव आ गई तो स्पॉन्टेनियस। इसका ये लोचा है, उल्टा हो गया काम इसका एंट्रोपी से, समझ गए? तो एक ये फॉर्मूला बता दिया आपको, इस ये तो आपको कई बार एनसीईआरटी, अभी बैक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन कर लेंगे तब भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, चलो ठीक है, अभी करा देंगे। ये फंडा क्लियर हो गया? तू टिक जा थोड़ा सा। चलो मैं कंक्लूड यहाँ पे कर रहा हूँ एक बात पूरी की पूरी। देखो डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव आ सकता है, जीरो आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है। तीन पॉसिबिलिटीज बनती हैं। डेल्टा जी की वैल्यू एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर बनेगी नेगेटिव, डेल्टा जी हो जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर जीरो, डेल्टा जी हो जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पॉजिटिव। ये रिएक्शन आपने सीख लिया है, स्पॉन्टेनियस होगी। ये सीख लो जब जीरो आ जाए तो रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाए तो रिएक्शन नहीं होगी, है नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, ये कंक्लूजन मैंने आपको एक साथ लिख दिया। नॉन अकरिंग प्रोसेस है, ये प्रोसेस अकर नहीं होगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन देता हूँ अभी मैं आपको। मेरे पास एक क्वेश्चन है, इजी है ये भी वैसे। ट्वाइस NO गैस है, O2 गैस है, ट्वाइस NO2 गैस बनाता है। इसका डेल्टा H रिएक्शन का दिया हुआ है -50 किलो जूल पर मोल, -50 किलो जूल पर मोल। आपको NO की एंट्रोपी दे रखी है, O2 की दे रखी है मोलर एंट्रोपी,
और NO2 की मोलर एंट्रोपी आपको गिवन है। ये वैल्यू है 100, ये वैल्यू है 80, ये वैल्यू है 150 जूल पर केल्विन पर मोल at 300 Kelvin. Comment while the above reaction is spontaneous or non-spontaneous. So spontaneous, sir. कैसे? So क्योंकि इसकी मोलर एंट्रोपी 20 आ रही है तो मतलब डेल्टा एस जो पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नेगेटिव होता है। पहले डेल्टा एस निकाल लिया आप लोगों ने? 20 आ रहा है। कितना आ रहा है, कैसे निकालोगे? 2 इंटू 150 माइनस 2 इंटू 280 भाई 100 माइनस 80 इक्वल टू 300 माइनस दिस 20 किलो जूल पर मोल। बोलो यस और नो। अब ये डेल्टा एस की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो डेल्टा जी नेगेटिव, तो रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस। पर आपको डेल्टा जी की वैल्यू भी निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है? -50। टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है? 300 केल्विन कहाँ दिए मैंने? हाँ ये रहा, ठीक है 300। डेल्टा एस की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 20। तो ये आप देख लो आंसर किस में आ रहा है डेल्टा जी का। ऑब्वियसली नेगेटिव में ही आ रहा हो। ये फंडा क्लियर हो गया। अब डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब रिएक्शन कैसी होगी आपकी? -605 आ रहा है। 6050 तो कैसे? अच्छा ये 6000 हो गया। ये ठीक है? ये क्लियर हुई कि नहीं हुई बात, बोलो बच्चों। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अभी तक तो नहीं है। एक काम करेंगे, इसके बाद डेल्टा जी की और भी कुछ बातें बच रही हैं अभी। डेल्टा जी वर्क के साथ कैसे रिलेटेड है, 2-4 कहानी और बच रही है, फिर इसके कुछ बढ़िया बढ़िया से न्यूमेरिकल करवा देंगे। आज के लिए कर लो इतना ही।